Hello everyone. Today we will complete the chapter Molecular Basis of Inheritance part 3 of class 12th. In this video we will discuss genetic code, mutation, translation, regulation of gene expression, human genome project and DNA fingerprinting. The other topics of this chapter we have already discussed in part 1 and part 2 of this chapter, which I have already uploaded. Today we will start with the topic genetic code. Replication and transcription we have already discussed in the part 2. दोनों ही प्रोसेसेस में रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन में एक सिमिलैरिटी है कि दोनों ही कॉम्प्लीमेंट्री बेस्ड हैं. दोनों में ही जो नया स्ट्रैंड है वो हमेशा पुराने स्ट्रैंड्स के कॉम्प्लीमेंट्री सिंथेसाइज होता है. लेकिन ट्रांसलेशन में न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है वो अमीनो एसिड में चेंज होता है. दोनों में कोई कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, कोई सिमिलैरिटी नहीं है. इसीलिए जेनेटिक कोड की जो डिस्कवरी थी वो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग थी. लेकिन कोई एक ऐसा जेनेटिक कोड होना चाहिए जो ये डिसाइड करे कि कौन सा न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है वो किस अमीनो एसिड को कोड करेगा. तो जेनेटिक कोड का पता लगाने के लिए डिफरेंट डिसिप्लिन के साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपना अपना वर्क किया और फिर बताया कि हमारा जेनेटिक कोड है वो कैसा होना चाहिए. इसमें सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे वो थे जॉर्ज गैमो. जॉर्ज गैमो ने प्रपोज किया कि हमारा जो जेनेटिक कोड है वो ट्रिपलेट की फॉर्म में होता है, क्योंकि हमारे अंदर जो बेसिस हैं वो होते हैं 4 इन नंबर, ATGNC. अगर एक एक जो बेसिस हैं वो एक अमीनो एसिड को कोड करेंगे तो सिर्फ 4 ही अमीनो एसिड बनेंगे, लेकिन हमारे अंदर होते हैं 20 अमीनो एसिड्स. तो अगर डबलेट की फॉर्म में होगा तो सिर्फ 16 अमीनो एसिड्स बनेंगे. इसीलिए हमारा जेनेटिक कोड होता है ट्रिपलेट की फॉर्म में. तो अगर ट्रिपलेट की फॉर्म में होगा तो 64 नंबर ऑफ कोडोन्स बनेंगे जो 20 अमीनो एसिड्स को कोड करेंगे. नेक्स्ट जो साइंटिस्ट थे वो थे हरगोबिंद खुराना. उन्होंने कुछ होमोपॉलीमर्स और कोपॉलीमर सिंथेसाइज किए, ये पता लगाने के लिए कि जो हमारा जेनेटिक कोड है वो ट्रिपलेट की फॉर्म में होता है. होमोपॉलीमर्स में उन्होंने एक ही नाइट्रोजन बेस लिया, ए, जैसे मैंने स्लाइड में दिखा रखा, वो कोई भी बेस हो सकता है, तो मैंने यहाँ पे ए लिया है. तो अगर एक ही बेस उन्होंने जब लिया तो उन्होंने क्या देखा कि एक ही अमीनो एसिड सिंथेसाइज हो रहा है उससे, क्योंकि इसमें एक ही कोडोन बनेगा. अगर हम ट्रिपलेट भी लेंगे तो एक ही कोडोन है जो एक ही अमीनो एसिड को कोड करेगा. फिर नेक्स्ट उन्होंने कोपॉलीमर्स सिंथेसाइज किए. कोपॉलीमर्स मीन्स अब उन्होंने ऑल्टरनेट 2 नाइट्रोजन बेसिस लिए. तो उन्होंने देखा कि नंबर ऑफ जो अमीनो एसिड सिंथेसाइज हुए वो थे अब 2, क्योंकि जो हमने डायग्राम में दे रखा है, अगर मैंने AG लिया है तो ये 2 कोडोन्स को कोड कर रहा है, AGA और GAG. तो 2 कोडोन्स बन रहे हैं वो 2 ही अमीनो एसिड को कोड करेंगे. इसीलिए जब उन्होंने कोपॉलीमर सिंथेसाइज की तो उसमें जो नंबर ऑफ अमीनो एसिड सिंथेसाइज हुए वो सिर्फ 2 थे. नेक्स्ट साइंटिस्ट वॉज मार्शल नीरनबर्ग. मार्शल नीरनबर्ग ने सेल फ्री मीडिया में प्रोटीन सिंथेसिस की. उसने बहुत ज़्यादा हेल्प की फॉर द डिस्कवरी ऑफ जेनेटिक कोड. Now salient features of genetic code. There are 7 features of the genetic code. First feature is genetic code is in triplet form. 3 नाइट्रोजन बेसिस का सीक्वेंस बनके एक कोडोन की फॉर्मेशन करते हैं और फिर वो एक कोडोन एक अमीनो एसिड को कोड करता है. सेकंड फीचर इज कि जेनेटिक कोड है उसमें 64 कोडोन्स होते हैं, उसमें से 61 कोडोन्स हैं वो अमीनो एसिड को कोड करेंगे और 3 कोडोन्स हैं वो स्टॉपिंग कोडोन्स होंगे. दे आर UAA, UAG एंड UGA. थर्ड प्रॉपर्टी इज जेनेटिक कोड इज अनएम्बिगुअस, मीन्स कि एक कोडोन हमेशा एक अमीनो एसिड को ही कोड करेगा. फोर्थ प्रॉपर्टी जेनेटिक कोड इज डीजनरेट, मीन्स कुछ अमीनो एसिड्स हैं वो एक से ज़्यादा कोडोन से भी कोडेड हो सकते हैं. फिफ्थ प्रॉपर्टी इट इज़ कॉमालेस, mRNA पे जेनेटिक कोड हमेशा कॉन्टिन्यूस रहेगा, उसमें कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं होगा. सिक्स प्रॉपर्टी इट इज़ यूनिवर्सल, चाहे वो बैक्टीरियाज हों चाहे वो ह्यूमन बींग्स हों, कोई भी कोडोन है वो सेम ही अमीनो एसिड को सिंथेसाइज करेगा. जैसे यू वो फिनाइल एलेनिन बनाएगा, चाहे वो बैक्टीरियाज हों चाहे फिर वो ह्यूमन बींग्स हों. सेवन्थ प्रॉपर्टी इज़ कि AUGA इट प्ले डुअल फंक्शन, ये 2 फंक्शंस करता है. एक तो इनिशिएशन कोडोन की तरह भी वर्क करता है और एक ही अमीनो एसिड को कोड करता है जिसका नाम है मीथियोनिन. इनिशिएशन कोडोन मतलब कि सबसे पहले जब भी प्रोटीन सिंथेसिस होगी तो mRNA पे सबसे पहला कोडोन हमेशा AUG होगा. कुछ और फीचर्स भी हैं जेनेटिक कोड के, लाइक ये नॉन ओवरलैपिंग होता है, इसका डायरेक्शन हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में होगा. फिर tRNA पे जो mRNA पे कोडोन्स होते हैं उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंटी कोडोन्स प्रेजेंट होते हैं. और लास्ट पॉइंट है कि जो स्टॉपिंग कोडोन्स हैं उनको हम नॉनसेंस कोडोन्स भी बोलते हैं. इस स्लाइड में 64 कोडोन्स गिवन हैं, जिसमें से 61 है वो अमीनो एसिड को कोड करेंगे और 3 जो कोडोन्स हैं दे आर स्टॉपिंग कोडोन्स लाइक UAA, UAG और UGA जो हम अभी डिस्कस कर चुके हैं. दिस फ्लो चार्ट इज ऑल्सो गिवन इन योर NCERT बुक. नेक्स्ट टॉपिक इज म्यूटेशन. सडन चेंजेस इन द सीक्वेंस ऑफ DNA इज कॉल्ड म्यूटेशन. म्यूटेशन को हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है: पॉइंट म्यूटेशन, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन एंड साइलेंट म्यूटेशन.
फर्स्ट टाइप ऑफ म्यूटेशन इज पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन में क्या होता है, सिर्फ एक ही अमीनो एसिड अफेक्ट होता है, क्योंकि इसमें एक जीन या एक कोडोन के अंदर एक नाइट्रोजन बेस किसी और नाइट्रोजन बेस से रिप्लेस हो जाता है। तो जिस कोडोन के अंदर ये रिप्लेसमेंट होता है वही अमीनो एसिड सिर्फ इससे अफेक्टेड होता है। इसका एग्जाम्पल है सिकल सेल अनीमिया। सिकल सेल अनीमिया मीन्स हमारे हीमोग्लोबिन में दो चेन्स होती हैं, अल्फा एंड बीटा। तो बीटा चेन में सिकल सेल अनीमिया केस में ग्लूटामिक एसिड की जगह पे वेलाइन अमीनो एसिड की फॉर्मेशन हो जाती है, क्योंकि ग्लूटामिक एसिड का कोड है GAG, और म्यूटेशन के बाद में वो कन्वर्ट हो जाता है GUG, मीन्स ए रिप्लेस हो जाता है यू से। तो अब जो वो अमीनो एसिड फॉर्म करेगा वो होगा वेलाइन। सेकेंड टाइप ऑफ म्यूटेशन इज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में या तो कोई नाइट्रोजन बेस है वो ऐड हो जाता है या फिर वो डिलीट हो जाता है, तो पूरा फ्रेम चेंज हो जाता है जेनेटिक कोड का। मीन्स सारे कोडोन्स हैं वो चेंज हो जाएंगे, और सारे कोडोन्स चेंज होंगे तो सारे के सारे अमीनो एसिड्स भी चेंज हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है एडिशन का। सेकेंड पोजीशन पे यहाँ पे ए बेस ऐड हो जाने से सारा जो कोडोन्स है, आगे के कोडोन्स हैं वो सारे चेंज हो जाएंगे, और फिर सारे अमीनो एसिड्स भी चेंज हो जाएंगे। इसका एग्जाम्पल है बीटा थैलेसीमिया। थर्ड टाइप ऑफ म्यूटेशन इज साइलेंट म्यूटेशन। तो साइलेंट म्यूटेशन में क्या होता है कि म्यूटेशन होता है लेकिन वो पता नहीं चलेगा, क्यों? क्योंकि म्यूटेशन के बाद भी सेम ही अमीनो एसिड फॉर्म होगा जो पहले फॉर्म हो रहा था, क्योंकि इसमें जो बेस चेंज होगा वो थर्ड पोजीशन पे होगा। किसी भी कोडोन के अगर थर्ड पोजीशन पे कोई बेस चेंज हो रहा है और अगर वो कोडोन फिर सेम ही अमीनो एसिड को कोड कर रहा है तो अमीनो एसिड चेंज नहीं होगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल गिवन है कि अगर यू और थर्ड पोजीशन पे जो यू है वो अगर सी से रिप्लेस हो जाए तो सी होगा, लेकिन अभी भी वो फिनाइल एलेनिन सेम ही अमीनो एसिड को कोड कर रहा है, इसीलिए म्यूटेशन कैसा है, ये साइलेंट म्यूटेशन। वैसे ये पॉइंट म्यूटेशन का टाइप ही है, मीन्स इसमें भी एक अमीनो एसिड ही अफेक्ट होगा, लेकिन वो अफेक्ट इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि जो कोडोन चेंज होने के बाद बन रहा है वो भी सेम ही अमीनो एसिड को कोड कर रहा है। जैसा कि हमने सबसे फर्स्ट स्लाइड में डिस्कस किया था कि रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन में कॉम्प्लीमेंट्री होती है, लेकिन ट्रांसलेशन में न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस जब अमीनो एसिड में चेंज होता है तो उसके बीच में कोई कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होती, कोई सिमिलैरिटी नहीं होती। तो कोई एक ऐसा मॉलिक्यूल होना चाहिए जो mRNA पे जेनेटिक कोड को रीड करे और सेम उसके स्पेसिफिक अमीनो एसिड्स को लेके आके प्रोटीन सिंथेसिस करे। तो ये काम tRNA करता है, वो mRNA पे जेनेटिक कोड रीड करता है और उसके स्पेसिफिक अमीनो एसिड्स को बाइंड करके प्रोटीन की सिंथेसिस करता है, इसीलिए इसे हम एडेप्टर मॉलिक्यूल बोलते हैं। और जब तक जेनेटिक कोड की डिस्कवरी नहीं थी उससे पहले हम इसको सॉल्युबल आरएनए के नाम से जानते थे। तो एडेप्टर मॉलिक्यूल का या टीआरएनए का एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है। टीआरएनए में एक एंटी कोडोन लूप होता है जो डायग्राम में सबसे नीचे गिवन है। एंटी कोडोन लूप पे हमेशा वो बेसिस कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस प्रेजेंट होंगे जो कि एमआरएनए पे प्रेजेंट होंगे। एमआरएनए के जो कोडोन है उसके जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस प्रेजेंट होता है इस एंटी कोडोन लूप पे। सेकेंड जो इसमें स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है वो होता है अमीनो एसिड एक्सेप्टर एंड, जहाँ पे अमीनो एसिड बाइंड होता है। हर अमीनो एसिड के लिए एक स्पेसिफिक टीआरएनए होता है। इट मीन्स कि 61 टाइप्स ऑफ टीआरएनए प्रेजेंट होते हैं जो अलग अलग अमीनो एसिड्स को कोड करते हैं। फिर एक इनिशिएशन टीआरएनए होता है जो हमेशा इनिशिएशन करेगा, मीन्स सबसे पहला जो टीआरएनए होता है उसको हम बोलते हैं इनिशिएटर टीआरएनए। स्टॉपिंग कोडोन्स के लिए कोई टीआरएनए नहीं होता क्योंकि वो कोई अमीनो एसिड कोड नहीं करेंगे। तो UAA, UGA, UAG जहाँ पे भी ये एमआरएनए पे आ जाएंगे तो वहाँ पे ये प्रोसेस प्रोटीन सिंथेसिस की स्टॉप हो जाती है, क्योंकि उसके लिए कोई भी टीआरएनए नहीं है, तो वो कोई अमीनो एसिड लेके नहीं आएगा, जो प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाएगी। टीआरएनए का सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वो क्लोवर लीफ लाइक होता है और इसका जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है वो इन्वर्टेड एल लेटर से रिजेंबल करता है। Now we will discuss translation. Translation is the process of formation of proteins or is the process of polymerization of amino acids to form polypeptide. Polypeptide में जो अमीनो एसिड का नंबर और सीक्वेंस होगा वो mRNA पे कोडोन का जो सीक्वेंस है वो डिसाइड करेगा। mRNA पे जो भी नाइट्रोजन बेसिस का सीक्वेंस होगा या कोडोन्स का सीक्वेंस होगा उसी के स्पेसिफिक जो अमीनो एसिड है वही आके बाइंड कर जाएगा पॉलीपेप्टाइड चेन से। दो अमीनो एसिड्स हैं वो एक दूसरे से पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू अटैच होते हैं और जो पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है ये एनर्जी रिक्वायर्ड प्रोसेस है, इसके लिए एनर्जी चाहिए होती है। इसीलिए अमीनो एसिड्स हैं वो टीआरएनए से बाइंड करने से पहले अपने आप को चार्ज करते हैं और एक्टिवेट करते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, अमीनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए और एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। तो ये दो स्टेप में होती है प्रोसेस। फर्स्ट स्टेप में अमीनो एसिड है वो एटीपी से बाइंड करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज और एक कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करेंगे अमीनो एसिड एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स, और एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है वो रिलीज हो जाएगा इस रिएक्शन में। सेकेंड रिएक्शन में अमीनो एसिड एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स है ये टीआरएनए से बाइंड करेगा और फिर बनाएगा ये अमीनो एसाइलेटेड टीआरएनए प्लस एएमपी प्लस एंजाइम, यानी एएमपी और एंजाइम रिलीज हो जाएंगे और अमीनो एसिड है वो टीआरएनए से बाइंड हो जाएगा।
ये चार्जिंग ऑफ टीआरएनए पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन को इजी करता है। इससे पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। जैसे ही दो चार्ज टीआरएनए एक साथ आते हैं वैसे उनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है। इसके अलावा राइबोसोम है वो कैटलिस्ट की तरह वर्क करते हैं जो इस प्रोसेस को और ज़्यादा इन्हेंस करते हैं और फास्ट बनाते हैं। राइबोसोम्स को हम सेलुलर फैक्ट्री फॉर प्रोटीन सिंथेसिस भी कहते हैं क्योंकि ये प्रोटीन्स की फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये कंसिस्ट होते हैं आरएनए और 80 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स। मीन्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं आरएनए और प्रोटीन्स। इनएक्टिव फेज में जब राइबोसोम होता है तो ये दो सब यूनिट्स कैरी करता है, एक लार्जर सब यूनिट और एक स्मॉलर सब यूनिट। लार्जर सब यूनिट है वो 50S टाइप होती है और स्मॉलर सब यूनिट है वो 30S टाइप होती है। The process of translation completes in 3 steps: initiation, elongation and termination. The first step is initiation. तो initiation में क्या होगा, जो स्मॉलर सब यूनिट है राइबोसोम की वो आके अटैच हो जाएगी mRNA पे, जहाँ पे उसे स्टार्टिंग कोडोन मिलेगा, मीन्स AUG मिलेगा। जहाँ पे भी स्टार्टिंग कोडोन होगा वहीं पे आके स्मॉलर सब यूनिट है वो अटैच हो जाएगी और ये प्रोसेस है इसको इनिशिएट करेगी। AUG कोडोन को रिकॉग्नाइज करने के लिए इनिशिएटर टीआरएनए होता है जो कि कैरी करता है मीथियोनिन अमीनो एसिड। तो हमेशा सबसे पहला जो टीआरएनए होगा वो होगा इनिशिएटर टीआरएनए जो मीथियोनिन को कैरी करेगा। फिर क्या होगा, फिर लार्जर सब यूनिट आके भी बाइंड कर जाएगी इनिशिएटर कॉम्प्लेक्स से। और लार्जर सब यूनिट इसमें दो साइड्स होती हैं, पी साइट और ए साइट। सबसे पहला जो इनिशिएटर टीआरएनए है वो आके हमेशा पी साइट से बाइंड करेगा। इसके अलावा जितने भी टीआरएनए आएंगे वो ए साइट पे आके बाइंड करेंगे। तो सबसे पहला पी साइट पे बाइंड करेगा इनिशिएटर टीआरएनए, फिर सेकंड आएगा टीआरएनए वो ए साइट पे बाइंड करेगा। जो दोनों अमीनो एसिड्स हैं जो ये कैरी करेंगे उसके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी और ये जो पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन है इसको कैटालाइज करता है एक एंजाइम राइबोजाइम। तो ये पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी दोनों अमीनो एसिड्स के बीच में। अब पी साइट पे जो टीआरएनए है वो शिफ्ट हो जाएगा बाहर, ए साइट वाला जो टीआरएनए है वो पी साइट पे शिफ्ट हो जाएगा, यानी ए साइट को फ्री कर देगा ताकि जो नया टीआरएनए है वो आके बाइंड कर पाए ए साइट से। इलॉन्गेशन स्टेप में ये प्रोसेस चलती रहेगी और पूरी पॉलीपेप्टाइड चेन की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो जो भी टीआरएनए आएगा वो डिसाइड करेगा एमआरएनए पे जो सीक्वेंस है। एमआरएनए पे जो भी कोडोन होगा उसी के स्पेसिफिक टीआरएनए आएगा और वही अमीनो एसिड बाइंड करके पॉलीपेप्टाइड चेन की फॉर्मेशन करेगा। ये जो इलॉन्गेशन की प्रोसेस है ये तब तक कंटिन्यू रहेगी जब तक कि पी साइड पे स्टॉपिंग कोडोन नहीं आएगा। जैसे ही पी साइड पे स्टॉपिंग कोडोन आएगा, क्योंकि स्टॉपिंग कोडोन के लिए हमने डिस्कस किया था पहले कि कोई भी टीआरएनए नहीं होता है, तो कोई टीआरएनए नहीं आएगा यानी कोई अमीनो एसिड आके बाइंड नहीं करेगा। तो जैसे ही वहाँ पे कोई अमीनो एसिड बाइंड नहीं करेगा ऐसे ही रिलीज फैक्टर्स आके स्टॉपिंग कोडोन से बाइंड कर जाएंगे और पॉलीपेप्टाइड चेन है वो बाहर रिलीज आउट हो जाएगी। इसी के साथ सारे जो फैक्टर्स हैं वो रिलीज फैक्टर है, एमआरएनए है, लार्जर सब यूनिट, स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम है, ये सारे के सारे फ्री हो जाएंगे, एक दूसरे से सेपरेट आउट हो जाएंगे। In this slide again the process of translation is explained that it occurs in 3 steps: initiation, elongation and termination, जो हम अभी लास्ट स्लाइड में डायग्राम के थ्रू सारा डिस्कस कर चुके हैं। एमआरएनए पे कुछ एडिशनल सीक्वेंसेस भी प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं अनट्रांसलेटेड रीजन्स या यूटीआर्स। ये वो रीजन है जो किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते हैं। तो ये जो यूटीआर्स हैं ये दोनों एंड पे प्रेजेंट होते हैं, 5 प्राइम एंड पे भी और 3 प्राइम एंड पे भी। एमआरएनए के 5 प्राइम एंड में ये स्टार्टिंग कोडोन से पहले प्रेजेंट होते हैं और 3 प्राइम एंड पे ये स्टॉपिंग कोडोन के बाद प्रेजेंट होते हैं। ये प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस को और ज़्यादा एफिशिएंट बनाते हैं। आफ्टर ट्रांसलेशन नाउ द टॉपिक इज रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। जीन्स हमेशा अपने आप को प्रोटीन्स की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। यूकैरियोट्स में जो रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन है ये 4 लेवल्स में होता है। फर्स्ट, ट्रांसक्रिप्शन लेवल, मीन्स जब डीएनए आरएनए में कन्वर्ट हो रहा है। सेकेंड, प्रोसेसिंग लेवल, मीन्स की पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन के टाइम पे। थर्ड, ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म, मीन्स ट्रांसक्रिप्शन के बाद जब एमआरएनए मूव करेगा न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में। एंड फोर्थ, ट्रांसलेशन लेवल यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम पे। प्रोकैरियोट्स में रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन है वो डिपेंड करता है उस जीन के एक्सप्रेशन पे कि वो जीन का एक्सप्रेशन नीडेड है उस प्रोकैरियोट ऑर्गेनिज्म को या नहीं। जैसे तुम्हारी एनसीईआरटी में एक एग्जांपल से इसको शो कर रखा है कि इकोलाई बैक्टीरिया है, उसमें एक एंजाइम सिंथेसाइज होता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। इस एंजाइम का काम होता है लैक्टोज को कन्वर्ट करना ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। ये उसको हाइड्रोलाइज करता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज में ताकि इकोलाई बैक्टीरिया को एनर्जी मिल सके उससे। तो अगर इकोलाई बैक्टीरियाज लैक्टोज मीडियम पे ग्रो कर रहे हैं तब तो एंजाइम नीडेड है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, तो तब इस एंजाइम की सिंथेसिस होगी और ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होगी और प्रोटीन की सिंथेसिस भी होगी। लेकिन अगर इकोलाई बैक्टीरिया लैक्टोज मीडियम पे ग्रो नहीं कर रहा है
तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम है वो नीडेड नहीं है, तो उस टाइम पे वो जीन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा और ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस नहीं होगी और ना ही बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम की सिंथेसिस होगी। अब ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होगी या नहीं होगी, ये कुछ प्रोटीन्स भी डिसाइड करते हैं प्रोकैरियोट्स में। तो कुछ प्रोटीन्स होते हैं वो रेगुलेट करते हैं कि आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम वो प्रमोटर से जाके बाइंड करेगा या नहीं करेगा, मीन्स प्रमोटर को रिकॉग्नाइज करेगा या नहीं करेगा। ये प्रोटीन्स दो टाइप के होते हैं, एक्टिवेटर्स और रिप्रेसर। जो पॉजिटिव प्रोटीन्स होते हैं उनको एक्टिवेटर बोलते हैं और जो नेगेटिव प्रोटीन्स होते हैं उनको रिप्रेसर्स बोलते हैं। ये रेगुलेटरी प्रोटीन्स एक स्पेसिफिक रीजन पे डीएनए के जाके बाइंड करते हैं जिसको हम बोलते हैं ऑपरेटर, और फिर वो ऑपरेटर डिसाइड करता है कि आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर से बाइंड करेगा या नहीं करेगा। जैसे एग्जांपल है हम रिप्रेसर का ले रहे हैं। रिप्रेसर क्या है, नेगेटिव प्रोटीन्स हैं जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को स्टॉप करेंगे। तो जैसे ही कोई रिप्रेसर जाके ऑपरेटर से बाइंड करेगा तो ऑपरेटर है आरएनए पॉलीमरेज को इनएक्टिवेट करेगा ताकि वो प्रमोटर से जाके बाइंड ना हो और ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है वो ना हो। प्रोकैरियोट्स में जीन का एक्सप्रेशन एक मॉडल के थ्रू एक्सप्लेन किया था लैक ऑपेरॉन, दो साइंटिस्ट ने, फ्रैंकोइस जैकब एंड जैक्यू मोनोड ने। इन्होंने सबसे पहले डिस्क्राइब किया था कि प्रोकैरियोट्स में जीन का एक्सप्रेशन है वो ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे कैसे रेगुलेट होता है। प्रोकैरियोट्स में जीन्स पॉलीसिस्टोनिक होते हैं, मींस एक स्ट्रक्चरल जीन है वो एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन की सिंथेसिस कर सकता है और वो एक ही प्रमोटर और रेगुलेटरी जीन से रेगुलेटेड होता है। ये ऐसा रेगुलेटरी सिस्टम है वो बैक्टीरियाज में बहुत ही कॉमन है जिसे हम ऑपेरॉन बोलते हैं। तो बहुत सारे ऑपेरॉन सिस्टम हैं लाइक ट्रिप ऑपेरॉन, हिस ऑपेरॉन, वेलाइन ऑपेरॉन, लेकिन हम यहाँ पे लैक ऑपेरॉन है उसकी स्टडी करेंगे। लैक ऑपेरॉन के चार कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट होता है रेगुलेटरी जीन। रेगुलेटर जीन मीन्स आई जीन जो कि कोड करता है एक रिप्रेसर प्रोटीन को। सेकंड होता है ऑपरेटर जहाँ पे रिप्रेसर प्रोटीन आके बाइंड करता है और फिर वो डिसाइड करता है कि आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर से बाइंड करेगा या नहीं करेगा। थर्ड होता है प्रमोटर जो कि बाइंडिंग साइट है फॉर द आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। और फोर्थ है थ्री स्ट्रक्चरल जीन्स। लैक ऑपेरॉन में तीन स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं, जेड, वाई एंड ए। जेड है ये जीन कोड करता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज को। तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम हाइड्रोलिसिस करता है लैक्टोज की इनटू गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज में, और ग्लूकोज है फिर वो एनर्जी सोर्स है बैक्टीरियाज के लिए। वाई जीन कोड करता है परमेज एंजाइम को, और परमेज एंजाइम है वो बैक्टीरियल सेल की परमेबिलिटी को इंक्रीज कर देता है ताकि लैक्टोज है उसकी सेल्स के अंदर एंटर कर सके। फिर ए जीन है वो कोड करता है ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम को। ये तीनों ही जीन्स मेटाबॉलिज्म ऑफ लैक्टोज के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं और उसके लिए रिक्वायर्ड होते हैं। अब एक और इसका कंपोनेंट है इंड्यूसर। इंड्यूसर इसमें है लैक्टोज लैक ऑपेरॉन में। तो ये जो लैक्टोज है ये कैसे वर्क करता है ये हम लास्ट स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं कि अगर इकोलाई बैक्टीरिया लैक्टोज मीडियम में ग्रो करेगा तभी बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो एंजाइम है उसकी फॉर्मेशन होगी, और अगर लैक्टोज मीडियम में इकोलाई ग्रो नहीं करेगा तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज की फॉर्मेशन नहीं होगी। तो अगर इकोलाई के आसपास लैक्टोज होगा तो ये जो रेगुलेटरी सिस्टम है ये स्विच ऑन होगा, और अगर लैक्टोज एब्सेंट होगा उस मीडियम में तो ये जो रेगुलेटरी सिस्टम है ये स्विच ऑफ होगा। तो इसीलिए हम इसे इंड्यूसर बोल रहे हैं क्योंकि ये इंड्यूस कर रहा है फॉर द प्रोसेस ऑफ द रेगुलेशन। इस स्लाइड में लैक ऑपेरॉन को डायग्राम से एक्सप्लेन किया है। फर्स्ट पिक्चर है वो स्विच ऑफ वाली कंडीशन है और सेकेंड पिक्चर है वो स्विच ऑन वाली कंडीशन है। तो स्विच ऑफ वाली कंडीशन में जो इंड्यूसर है वो एब्सेंट होगा, यानी लैक्टोज है वो मीडियम में नहीं होगा। तो अगर लैक्टोज नहीं होगा तो हमें बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम की जरूरत नहीं है। तो उस टाइम पे क्या होगा कि रिप्रेसर रेगुलेटरी जीन है वो रिप्रेसर प्रोटीन बनाएगा और वो रिप्रेसर प्रोटीन जाके बाइंड कर जाएगा ऑपरेटर से। फिर ये ऑपरेटर आरएनए पॉलीमरेज को प्रिवेंट करेगा प्रमोटर से बाइंड करने के लिए। ना ही आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर से बाइंड करेगा और ना ही बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम की सिंथेसिस होगी। सेकेंड कंडीशन है स्विच ऑन वाली कंडीशन जिसमें इंड्यूसर है वो मीडियम में प्रेजेंट होगा, यानी लैक्टोज अगर प्रेजेंट होगा उस मीडियम में तो वो लैक्टोज जाके बाइंड कर जाएगा रिप्रेसर प्रोटीन से और उसको इनएक्टिव बना देगा। अब जब रिप्रेसर प्रोटीन इनएक्टिव हो जाएगा ना तो वो जाके ऑपरेटर से बाइंड करेगा और ना ही वो उसको इनएक्टिव करेगा, तो जाके आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर से बाइंड कर जाएगा और फिर वो एमआरएनए बनाएगा, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होगी और फिर वो एमआरएनए अपने आप को एक्सप्रेस करेगा इन द फॉर्म ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमेज एंड ट्रांस एसिटाइलेज। तो मीन्स तीनों एंजाइम्स की सिंथेसिस होगी।
यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ रेगुलेशन ऑफ लैक ऑफ यूरॉन है, ये दोबारा से एक्सप्लेन है जो अभी हमने लास्ट स्लाइड में डायग्राम के थ्रू डिस्कस किया था। तो ये जो रेगुलेशन ऑफ लैक ऑफ यूरॉन है ये नेगेटिव रेगुलेशन है। नेगेटिव रेगुलेशन इसलिए है क्योंकि ये रिप्रेसर प्रोटीन है, ये रेगुलेट कर रहा है इसको। तो रिप्रेसर प्रोटीन क्योंकि नेगेटिव प्रोटीन है इसीलिए ये नेगेटिव रेगुलेशन है। इसके अलावा जो नेगेटिव प्रोटीन यानी रिप्रेसर प्रोटीन है इसकी सिंथेसिस हमेशा होती रहेगी। आई जीन है वो हमेशा रिप्रेसर प्रोटीन कंटिन्यूसली सिंथेसाइज करता रहता है, लेकिन वो स्विच ऑन रहेगा या फिर स्विच ऑफ रहेगा ये इंड्यूसर यानी लैक्टोज डिसाइड करता है। जब भी लैक्टोज रिप्रेसर प्रोटीन से जाके बाइंड करेगा वो उसको इनएक्टिव बना देगा और ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि जो जीन एक्सप्रेशन है ये स्विच ऑन हो जाएगा। नाउ वी विल डिस्कस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म की जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है वो उसके डीएनए में प्रेजेंट होती है, और कोई भी दो इंडिविजुअल्स ऐसे नहीं हो सकते जिसका डीएनए सेम हो। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में बहुत सारी टेक्निक्स डेवलपमेंट की वजह से ये पॉसिबल हो पाया कि हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के डीएनए को आइसोलेट कर सकते हैं, फिर उसको फ्रेगमेंट्स में तोड़ के उसको क्लोन कर सकते हैं, उसकी मल्टीपल कॉपीज़ बना सकते हैं और फिर उसकी सीक्वेंसिंग भी कर सकते हैं। तो इन्हीं टेक्निक्स को यूज़ करके एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था 1990 में, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जो 13 ईयर्स का प्रोजेक्ट था यानी मेगा प्रोजेक्ट था, और 2003 में फिर वो कंप्लीट हुआ। इस प्रोजेक्ट के कुछ गोल्स थे। सबसे पहला इसका गोल था कि ह्यूमन बींग्स के अंदर जितने भी नंबर ऑफ जीन्स प्रेजेंट होते हैं 20,000 टू 25,000 उन सभी को आइडेंटिफाई कर पाएँ। सेकंड इसका गोल था कि 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर्स हैं जो ह्यूमन बींग्स के अंदर, उनकी सिक्वेंसिंग कर पाएँ। इससे जो भी इंफॉर्मेशन गैदर हो रही है उसको स्टोर कर पाएँ और डाटा एनालिसिस के लिए जो टूल्स हैं उनको इम्प्रूव कर पाएँ। और इस प्रोजेक्ट के थ्रू जितनी भी टेक्निक्स डेवलप हो रही हैं उनको बाकी सेक्टर्स और इंडस्ट्रीज़ में भी ट्रांसफ़र कर पाएँ। और लास्ट इसका गोल था कि इस प्रोजेक्ट के थ्रू जो भी एथिकल, लीगल और सोशल इश्यूज अराइज हो रहे थे उनको भी एड्रेस कर सकें। जो मेथड्स थे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के वो दो अप्रोचेस पे बेस्ड थे। एक थी एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स और सेकेंड थी सीक्वेंस एनोटेशन। तो फर्स्ट जो एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स है, इस अप्रोच में कि सिर्फ उन्हीं जीन्स को आइडेंटिफाई किया जाए जो अपने आप को एक्सप्रेस करें इन द फॉर्म ऑफ आरएनए, यानी कोडिंग सीक्वेंसेस को ही सिर्फ आइडेंटिफाई किया जाए। सेकेंड अप्रोच सीक्वेंस एनोटेशन में पूरा जीनोम है उसकी सीक्वेंसिंग की जाए, चाहे उसमें कोडिंग सीक्वेंसेस हो या नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस हो, और पूरे जीनोम की सीक्वेंसिंग के बाद फिर डिफरेंट रीजन्स हैं वो असाइन किए जाएं। तो ये दो अप्रोचेस यूज़ की थी इस मेथड में, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में। फिर ये जो मेथड होता है ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग का, इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो डीएनए है उसको आइसोलेट किया जाता है, उसके बाद उसको डिफरेंट फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। फिर उन फ्रेगमेंट्स को वेक्टर्स के अंदर इंसर्ट किया जाता है ताकि उसकी मल्टीपल कॉपीज़ बन पाए, यानी उसकी क्लोनिंग के लिए। क्योंकि जो वेक्टर्स होते हैं वो प्रोकैरियोटिक डीएनए होता है मोस्टली, तो उनकी कुछ कैपेसिटी होती है कि वो कुछ पर्टिकुलर लेंथ ऑफ डीएनए को अपने अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। इसीलिए हमें ह्यूमन जीनोम के पहले फ्रेगमेंट्स करने पड़ते हैं, उसके बाद हम उन्हें वेक्टर्स में इंसर्ट करते हैं। तो नॉर्मली जो वेक्टर्स यूज़ किए जाते हैं ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए हैं वो हैं बैक एंड यैक। बैक मतलब बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम एंड यैक मतलब ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। सेलिएंट फीचर्स ऑफ ह्यूमन जीनोम। ह्यूमन जीनोम के कुछ फीचर्स हैं। फर्स्ट फीचर है कि ह्यूमन जीनोम 3164.7 मिलियन न्यूक्लियोटाइड बेसिस कंटेन करता है। सेकंड फीचर कि एक एवरेज जीन में 3000 बेसिस प्रेजेंट होते हैं। थर्ड फीचर लार्जेस्ट जो ह्यूमन जीन है वो है डिस्ट्रोफिन जो कंटेन करता है 2.4 मिलियन बेसिस। नेक्स्ट फीचर कि टोटल नंबर ऑफ जीन्स 30,000 हैं जो ह्यूमन जीनोम में प्रेजेंट है। 99.9% न्यूक्लियोटाइड बेस सीक्वेंस है वो सभी इंडिविजुअल्स में सेम है। फिर 50% ऑफ जीन्स हैं जो डिस्कवर हो चुके हैं लेकिन उनका फंक्शन अब तक नहीं पता है। नेक्स्ट है कि लेस देन 2% ऑफ जीनोम है वो सिर्फ प्रोटीन को कोड करता है। सिर्फ 2% से कम है वो जीनोम है सिर्फ जो प्रोटीन को कोड करता है। लार्ज पोर्शन ऑफ ह्यूमन जीनोम है जो रिपीटेड सीक्वेंसेस कंटेन करता है। फिर क्रोमोसोम जो 1 है उसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ जीन्स प्रेजेंट होते हैं 2968, और वाई जो क्रोमोसोम होता है उसमें सबसे कम नंबर ऑफ जीन्स होते हैं यानी 231 ओनली। और लास्ट फीचर है ह्यूमन जीनोम का कि ये आइडेंटिफाई हुआ है कि 1.4 मिलियन लोकेशंस ऐसी हैं ह्यूमन जीनोम में जहाँ पे SNPs प्रेजेंट हैं, यानी सिंगल बेस DNA डिफरेंसेस प्रेजेंट हैं। द लास्ट टॉपिक इज DNA फिंगरप्रिंटिंग।
ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का एक फीचर था कि 99.9% ऑफ ह्यूमन जीनोम है वो सभी इंडिविजुअल्स में सेम होता है, तो 0.1% का डिफरेंस होता है। कोई भी दो इंडिविजुअल्स को अगर हम कंपेयर करें तो सिर्फ 0.1% का डिफरेंस होगा। तो अगर हमें किसी दो इंडिविजुअल्स का जेनेटिक डिफरेंसेस निकालने हैं तो हमें डीएनए सीक्वेंसिंग करनी पड़ेगी। तो हमें पता है कि ह्यूमन जीनोम के अंदर 3 × 10⁹ बेस पेयर्स होते हैं, तो हमें उनकी सबकी सीक्वेंसिंग करनी पड़ेगी, जो एक बहुत ही एक्सपेंसिव और कॉस्टली प्रोसेस है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक क्विक वे है टू कंपेयर द डीएनए ऑफ टू इंडिविजुअल्स। दो इंडिविजुअल्स के डीएनए को हम कंपेयर कर सकते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के थ्रू। इसमें कुछ एक स्पेसिफिक रीजन ऑफ डीएनए है जिसको हम कंपेयर करते हैं, जिसको हम बोलते हैं रिपीटेटिव डीएनए, क्योंकि ये जो सीक्वेंस होता है इसमें एक स्ट्रेच ऑफ डीएनए वो बार बार रिपीट होता रहता है। तो उसी सीक्वेंस को सिर्फ हम कंपेयर करते हैं दो इंडिविजुअल्स के बीच में। सेंट्रीफ्यूगेशन की प्रोसेस के टाइम पे जो बाकी बल्क डीएनए है वो एक मेजर पीक शो करता है, और ये जो रिपीटेटिव डीएनए है ये स्मॉलर पीक्स को शो करता है, जिसको हम सैटेलाइट डीएनए बोलते हैं। फिर बेस कॉम्पोजिशन के बेसिस पे, लेंथ ऑफ सेगमेंट और नंबर ऑफ रिपीटेटिव यूनिट्स के बेसिस पे हमने सैटेलाइट डीएनए को डिवाइड किया है डिफरेंट कैटेगरीज में, जैसे मिनी सैटेलाइट, माइक्रो सैटेलाइट। सैटेलाइट डीएनए कोई भी प्रोटीन को कोड नहीं करता है, और ये हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है, जो कि हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में फिर यूज़ करते हैं। इसकी प्रॉपर्टी को हम यूज़ करते हैं इन द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। नाउ द प्रोसेस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। सबसे पहले इस टेक्निक को डेवलप किया था डॉक्टर एलेक्स जेफिस ने। उन्होंने इस टेक्निक को यूज़ किया था दो इंडिविजुअल्स के डीएनए को कंपेयर करने के लिए। इस टेक्निक में जो हम शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड रिपीट यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं वीएनटीआर, वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट्स। ये जो वीएनटीआर है ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में इनहेरिट भी होता है, और जो क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स हैं ना उसमें ये सेम भी हो सकता है। अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के प्रोसेस में डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। तो सबसे पहला स्टेप होता है कि हम किसी भी इंडिविजुअल का डीएनए आइसोलेट करते हैं, फिर उसके बाद हम उसको डिफरेंट फ्रेगमेंट्स में, स्मॉलर फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। इसके बाद हम उन फ्रेगमेंट्स को की जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कराते हैं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक टेक्निक है जिसमें हम डीएनए को जेल पे रन कराते हैं और साइज के बेसिस पे फिर हम उनको सेपरेट आउट करते हैं। इन सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स को फिर हम ट्रांसफ़र करेंगे ऑन द नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन या फिर नायलॉन मेम्ब्रेन, और उसके बाद हम कराएंगे हाइब्रिडाइजेशन विद द लेबल्ड वीएनटीआर प्रॉब। वीएनटीआर प्रॉब होते हैं जिसका हमें सीक्वेंस पहले से ही पता होता है। तो जिस भी इंडिविजुअल का हमने डीएनए लिया है उसका हम प्रॉब के साथ में उसका हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे, और फिर हम उसका ऑटो रेडियोग्राफी करेंगे। ऑटो रेडियोग्राफी में हम एक्सरे फिल्म पे उसके बैंड्स हमें डिफरेंट दिखाई देंगे, जिसके बेसिस पे हम दो इंडिविजुअल्स का डीएनए कंपेयर करेंगे। यहाँ पे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को डायग्राम से शो किया है। तो यहाँ पे 3 इंडिविजुअल्स का डीएनए लिया है, डीएनए फ्रॉम इंडिविजुअल ए और डीएनए फ्रॉम इंडिविजुअल बी। यानी कि ये ए और बी वो हैं जो हमें डाउट है कि ये दोनों वो इंडिविजुअल्स हो सकते हैं जिन्होंने क्राइम प्लेस पे जिन्होंने कुछ क्राइम किया है, और सी वो इंडिविजुअल है जो हमें क्राइम प्लेस पे जिसका डीएनए मिला है। तो सी को हम ए और बी इंडिविजुअल से कंपेयर कर रहे हैं कि वो या तो ए होगा या बी, कौन सा इंडिविजुअल है जो जिसने वो क्राइम किया है। तो इसके डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बाद जब हम एक्सरे फिल्म पे देखेंगे तो हमें डिफरेंट बैंड्स दिखाई देंगे। तो लास्ट वाले डायग्राम में सी के बैंड्स भी गिवन हैं, ए के भी और बी के भी। तो यहाँ से इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं हम कि सी के जो बैंड्स हैं वो बी से रिजेंबल करते हैं, यानी कि जो क्राइम प्लेस पे डीएनए हमें जिसका मिला है वो है इंडिविजुअल बी। Before applications of DNA fingerprinting, we will discuss some properties of VNTR. ये VNTR है सैटेलाइट डीएनए का ही एक टाइप है। हमने सबसे फर्स्ट स्लाइड में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की डिस्कस किया था कि सैटेलाइट डीएनए दो टाइप का होता है, उसमें से एक था मिनी सैटेलाइट। तो VNTR मिनी सैटेलाइट को ही बिलोंग करता है। जब भी हम किसी इंडिविजुअल के डीएनए को हाइब्रिडाइज कराते हैं वीएनटीआर प्रॉब के साथ में, तो हमें कुछ बैंड्स का पैटर्न मिलता है जिसको हम बोलते हैं ऑटो रेडियोग्राम, और फिर उन बैंड्स के पैटर्न के बेसिस पे हम दो इंडिविजुअल्स का डीएनए कंपेयर करते हैं इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। नाउ द एप्लीकेशंस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। सबसे फर्स्ट एप्लीकेशन है इसकी टेस्ट ऑफ पैटर्निटी। तो हम किसी भी इंडिविजुअल के पेरेंट्स का पता लगा सकते हैं इस प्रोसेस के थ्रू। सेकंड, आइडेंटिफाई द क्रिमिनल्स, हम क्रिमिनल्स का भी पता लगा सकते हैं। और थर्ड और फोर्थ है कि हम पॉपुलेशन डाइवर्सिटी और जेनेटिक डाइवर्सिटी का भी पता लगा सकते हैं बाय द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। सो नाउ वी हैव completed the chapter. The link of part 1 and part 2 I am giving in the description box.